हम पढ़ेंगे गैट के बारे में अपने पहले पार्ट में, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं गैट का ओरिजिन कैसे हुआ। इस वीडियो में हम देखेंगे गैट को क्यों लाया गया, आईटीओ क्या है, आईटीओ से गैट कैसे बना और गैट से फिर डब्ल्यूटीओ क्यों फॉर्म करना पड़ा, ग्रैंड बार्गेनिंग क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम डब्ल्यूटीओ, उसके प्रिंसिपल्स, उसके अग्रीमेंट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं गैट आया कैसे, गैट का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं 1930 में अमेरिका में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन का रीजन क्या था, अमेरिका में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था 29 अक्टूबर 1929 में, जो कि बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश माना जाता है, सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का क्रैश माना जाता है। और इसीलिए अक्टूबर 29 1929 को ब्लैक ट्यूसडे भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन अमेरिका के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट का क्रैश हुआ था। तो बेसिकली ग्रेट डिप्रेशन जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट हुआ 1929 में आफ्टर स्टॉक मार्केट क्रैश, एंड उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स से बाकी कंट्रीज में भी स्प्रेड हो गया। और पूरे ग्रेट डिप्रेशन के दौरान ये बात नोट करने वाली है कि यहाँ पे जीडीपी का जो रिडक्शन था वर्ल्ड वाइड 15% के अराउंड था, मतलब पूरे वर्ल्ड की जीडीपी 15% से रिड्यूस हो गई। तो इसी को ओवरकम करने के लिए अमेरिका ने एक एक्ट बनाया जिसको स्मूथ हॉले एक्ट बोला गया। स्मूथ हॉले एक्ट का प्रिंसिपल क्या था, इसका प्रिंसिपल ये था कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने इंपोर्ट पे टैरिफ बढ़ा दो, मतलब जितने भी इंपोर्ट आपकी कंट्री में हो रहे हैं जितना हो सके उस पर टैरिफ लगा दो, क्योंकि जब टैरिफ चार्जेस ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली फॉरेन करेंसीज हमारे पास आएंगी, या तो आएंगी या तो लोग हमारे यहाँ इंपोर्ट करेंगे, और या तो फिर नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसीज ज्यादा आएंगी, अगेन हमारी वैल्यू वर्ल्ड वाइड बढ़ेगी। और अगर नहीं करते हैं तो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब हमारा जो मार्केट है यूएस मार्केट वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स से पूरी तरीके से पेनिट्रेट हो जाएगा। तो अमेरिका की ये स्ट्रेटजी थी, ये स्मूथ वाले एक्ट को लाने के लिए। तो ये एक्ट 1913 में लाया गया। अमेरिका ने हाई टैरिफ इम्पोज कर दिया अपने इंपोर्टेड आइटम्स पे। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद सारी कंट्रीज ने स्टार्ट कर दिया इस कॉन्सेप्ट को लगाना, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर अमेरिका कर रहा है एक सुपर पावर पाने के लिए, तो सारी कंट्रीज ने वही टैक्टिक्स यूज करना स्टार्ट कर दिया कि अपने इंपोर्ट पे जो टैक्स है, जो टैरिफ है, उसको बढ़ा दो। तो वो बढ़ाते ही जब सारी कंट्रीज सेम चीज यूज करने लगती हैं तो क्या हो गया, वो ट्रेड वॉर में कन्वर्ट हो गया। और ट्रेड वॉर की वजह से सारी कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए। कोई भी कंट्री नहीं चाहती थी कि किसी अदर कंट्री में से उसके कंट्री में प्रोडक्ट्स आए, मतलब इंपोर्ट को कोई भी बढ़ावा नहीं देना चाहता था। सब एक्सपोर्ट तो सब करना चाहते थे, लेकिन इंपोर्ट कोई नहीं करना चाहता था। तो ऐसे कंडीशन में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के वैसे तो बहुत सारे रीजन थे, लेकिन ट्रेड वॉर भी एक बहुत बड़ा रीजन था सारी कंट्रीज में। तो वर्ल्ड वॉर 2 से सारी कंट्रीज बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई। एक तो पहले से ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था अमेरिका में, अमेरिका की वजह से बाकी कंट्रीज में भी आया था, क्योंकि कोई भी चीज अमेरिका में होती है क्योंकि अमेरिका इस टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल, उस टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल था। तो जब इतनी पावरफुल कंट्री की इकोनॉमी इतनी तरीके से इम्पैक्ट हुई इस स्टॉक मार्केट क्रैश से, तो बाकी कंट्रीज में भी इसका इम्पैक्ट पड़ना बहुत ही ऑब्वियस है। तो इसी वजह से पूरी जीडीपी का 15% रिडक्शन हुआ था। और अगेन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, इसमें भी इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से डाउन गई, हमारा इकोनॉमी क्रैश हो गया, जिसको ओवरकम करने के लिए ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस किया गया था। जब हम वर्ल्ड बैंक पढ़ रहे थे तो हमने ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है उसमें 44 नेशंस एक साथ आते हैं। कहाँ पे आते हैं, न्यू हैम्पशायर में आते हैं, जो अमेरिका का एक स्टेट है, वहां पे आते हैं। और वो एक अग्रीमेंट करते हैं जिसको ब्रिटन वुड अग्रीमेंट कहा जाता है। और ब्रिटन वुड अग्रीमेंट का रिजल्ट आता है कि 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करनी चाहिए। ये कौन कौन से 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, आईटीओ है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है, आगे की वीडियोस में हम आईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं आईटीओ क्या है। आईटीओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीजें 1944 में हुआ जब ये ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था। आईटीओ को बाद में कन्वर्ट करके गैट बनाया गया। गैट मीन्स जनरल अग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। तो जनरल अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ बनाया गया। उसके बाद गैट के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया।
तो इतनी बातें क्लियर है। आईटीओ से पहले गैट बना, गैट से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। अब देखते हैं यहाँ पे जो ये आईटीओ है क्या? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज अ फेल्ड अटेम्प्ट। इसको फेल्ड अटेम्प्ट क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें ये बेसिकली 1944 में बनाया गया, जिसमें से 56 कंट्रीज को साइन करना था। 56 में से सिर्फ 53 ने किया, और जो बाकी 3 कंट्रीज ने नहीं किया, उसमें वन जो सबसे मेजर था वो था यूनाइटेड स्टेट। कोई भी एक्ट उस टाइम पे बिना यूनाइटेड स्टेट को साथ में लिए हुए नहीं बन सकता था। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं फॉर्म हो सकती थी, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका के पास सबसे ज्यादा पावर थी। तो it was decided in Bretton Woods Conference that multilateral organization will be established by name ITO। जैसा कि मैंने बताया, ब्रिटन वुड में डिसाइड किया गया कि एक मल्टीलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया जाएगा ITO नाम से। A draft agreement was prepared at Havana Conference in 1948 for the establishment of ITO। हवाना कॉन्फ्रेंस की गई ITO को फंक्शन में लाने के लिए 1948 में। इट वॉज कॉल्ड हवाना चार्टर। इसको हवाना चार्टर भी कहते हैं, जिसको 56 कंट्रीज को साइन करना था, लेकिन उसमें से सिर्फ 53 कंट्रीज ने किया। जो 3 कंट्रीज ने नहीं किया, उसमें से मेजर था अमेरिका। अमेरिका ने इसको करने से तुरंत तो मना भी नहीं किया। अमेरिका वॉज कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम। ये बात है 1948 की। लेकिन 1950 तक आते आते अमेरिका ने क्लियर कर दिया कि ये आईटीओ को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, आईटीओ के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए आईटीओ को साइन करने से डायरेक्टली मना कर देता है। तो इतना बड़ा अग्रीमेंट लाना, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लाना विदाउट सपोर्ट ऑफ अमेरिका, इट वाज नॉट पॉसिबल। 2 ही ऑप्शन थे, या तो इसको बनाना अमेरिका के बिना सपोर्ट के, या फिर इसमें अमेंडमेंट करना अकॉर्डिंग टू अमेरिका। अमेरिका जैसा चाहता है उसमें वैसे उसको अमेंड करना। तो कुछ भी उस टाइम पर डिसाइड नहीं हो रहा था। इसी बीच ये चीजें 1950 तक चली थी। इसी बीच 1947 के अराउंड एक अग्रीमेंट हुआ बाकी सारी कंट्रीज में, जिसमें 23 कंट्रीज ने पार्ट लिया। उन लोगों ने एक अग्रीमेंट किया, जनरल अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। तो जनरल अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ का जो मोटिव था, तो जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इज अ लीगल अग्रीमेंट बिटवीन मेनी कंट्रीज whose overall purpose was to promote international trade by reducing or eliminating trade barriers। क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उससे पहले की जो कंडीशन थी उसमें ये था कि लोग अपने टैरिफ्स को बढ़ाते जाते थे, और ड्यू टू हाइक इन टैरिफ जो ट्रेड बैरियर क्रिएट हो रहा था, लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए गैट को बनाया गया। गैट को बनाना ये बेसिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये एक अग्रीमेंट था, जिसको 23 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था। 23 कंट्रीज ने 1947 में इसको बनाने का सोचा था, और फाइनली 1948 में इसको इनैक्ट कर दिया, मतलब इस्टेब्लिश कर दिया प्रॉपर तरीके से। तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पहली बात तो नोट करने वाली ये है, ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट किया। तो जब ये एक्ट में आ गया और ये सक्सेसफुली चलने लग गया, इंप्लीमेंट हो गया, उसके बाद अमेरिका ने डिनाई किया, तो लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ही छोड़ दिया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाना है ट्रेड के लिए। तो बेसिकली यही गैट ही चलता था, जो कि एक अग्रीमेंट था, जो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। ये फॉर्मलाइज्ड नहीं था, बहुत ही इनफॉर्मल वे में था। तो इसका हेडक्वार्टर था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। दिस टेम्पोररी अग्रीमेंट पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज वर नॉट कॉल्ड मेंबर्स। इस टेम्पोररी अग्रीमेंट में पार्टिसिपेटिंग कंट्री को मेंबर नहीं कहा जाता था, इनको कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कहा जाता था। WTO में जो जितनी कंट्रीज ने पार्ट लिया वो मेंबर्स होंगी। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जितनी कंट्रीज पार्ट लेती हैं वो मेंबर्स कहलाती हैं, जबकि जब अग्रीमेंट में कोई पार्ट लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कहलाता है। इसीलिए गैट जो है वो अग्रीमेंट है, तो उसके मेंबर्स को कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कहते हैं। लिमिटेड टू रिमूव ऑन टैरिफ इन द ट्रेड ऑफ गुड। तो ये जो थे वो सिर्फ टैरिफ को रिमूव करने के लिए था। इनका जो लिमिटेशंस था वो बस यहीं तक था कि वो गुड्स पे जो जितने टैरिफ इम्पोज हो रहे हैं उनको रिड्यूस करना है। ट्रेड इन एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम गैट। जो एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट था, उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी करना था वो इस पूरे गैट के इरा से बहुत ही बाहर था। तो बेसिकली इससे सर्वाइव कौन सी कंट्रीज कर रही थी, इससे ट्रबल में आ रही थी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ज्यादा होते थे।
क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड प्रोडक्ट है, यहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में अबेंडेंस में होते हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रबल फेस कर रही थी वो डेवलपिंग कंट्री कर रही थी। दूसरा, गैट की सबसे अच्छी बात क्या थी, गैट ने एक प्रोविजन था, प्रोटोकॉल फॉर प्रोविजनल एप्लीकेशन। तो इस प्रोटोकॉल का एम क्या था, ये प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। इसको ग्रैंडफादर्स राइट भी कहते हैं, जो कि कहता है कि अगर आपके कंट्री में कोई एग्जिस्टिंग लॉ है और वो गैट के लॉ के कंट्राडिक्टरी है, मतलब गैट का लॉ सपोज कहता है कि ट्रेड यूनियन नहीं बनाना है, लेकिन आपके कंट्री का लॉ कहता है नहीं, इट इज लीगल टू मेक ट्रेड यूनियन। तो अगर ऐसे केस में, कंट्राडिक्शन के केस में, यू हैव पावर कि आप अपने राइट्स को, अपने लॉ को प्रोटेक्ट करें और गैट के उस लॉ को ना माने, जबकि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। अगर आप उसको फुली इम्प्लीमेंट कर रहे होते तो आपको उनके सारे लॉज को मानना होगा, लेकिन गैट के इस प्रोटोकॉल फॉर प्रोविजनल एप्लीकेशन ने, जिसको ग्रैंडफादर राइट कहते हैं, इसने गैट को एक फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई थी कि कंट्रीज अगर चाहें तो वो लॉ इम्प्लीमेंट करें, और किस कंडीशन में ना करें, अगर उसका वायलेशन हो रहा है उनके कंट्री के लॉ में। तो अगर आपने कोई लॉ बनाया है, आपकी कंट्री ने कोई लॉ बनाया है जो गैट के लॉ के से कंट्राडिक्शन में है, कंट्राडिक्टरी स्टेट में है, तो आप अपने लॉ को फॉलो करें, गैट के लॉ को आप उस टाइम पे अवॉइड कर सकते हैं। हमने अभी तक बहुत सारी जगह देखा कि गैट जो था वो टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करता था, नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में नहीं बात करता था। तो जाहिर सी बात है सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर होते क्या हैं। एक ब्रीफ में पढ़ लेते हैं, आगे के वीडियोस में हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है। तो जब भी कोई भी गुड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा होता है तो डिफरेंट तरीके से ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं। ट्रेड बैरियर मतलब जो ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। तो ट्रेड बैरियर दो तरीके का होता है, ये मोस्टली गवर्नमेंट लगाती है, जिस कंट्री से सामान जा रहा है या जिस कंट्री में आ रहा है, इंपोर्ट जहां से हो रहा है या एक्सपोर्ट जहां से हो रहा है, वहां की गवर्नमेंट को ये राइट होता है ट्रेड बैरियर लगाने का। ये दो तरीके के होते हैं, टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर। गैट में सिर्फ टैरिफ बैरियर की बात होती थी, जबकि डब्ल्यूटीओ में टैरिफ प्लस नॉन टैरिफ बैरियर दोनों की बात होती थी। टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देना, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देना, ट्रांजिट ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी, ये सब टैरिफ बैरियर्स के एग्जांपल्स हैं। और भी बहुत सारे हैं जो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है, जैसे कोटास दे देना, सब्सिडीज दे देना, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन कर देना, करेंसी कंट्रोल करना, तो ये सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। अब देख लेते हैं गैट की लिमिटेशंस क्या थी। ऐसा क्या हुआ कि गैट को रिप्लेस करना पड़ा। हम तो जानते ही हैं गैट एक अग्रीमेंट था, लेकिन कोई तो लिमिटेशन रही होगी कि गैट को रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ बनाया गया। तो क्या लिमिटेशंस थी, गैट डील विथ ओनली टैरिफ बैरियर्स, गैट सिर्फ टैरिफ बैरियर से को डील करता था। बट बाय 1970s नॉन टैरिफ बैरियर हैज आल्सो स्टार्टेड इंक्रीजिंग। 1970 के टाइम पे नॉन टैरिफ बैरियर भी एग्जिस्टेंस में आ गए और बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग गए। पहले क्या था, लोगों के दिमाग में आइडियाज नहीं होते थे, उनको सिर्फ टैरिफ बैरियर के बारे में पता था कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दो, कस्टम ड्यूटी लगा दो, ट्रांजिट ड्यूटी लगा दो। उसके बाद गवर्नमेंट ने नए नए ट्रिक्स यूज करने स्टार्ट किए थे, कोटा दे दो, सब्सिडी दे दो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो नॉन टैरिफ बैरियर में आते हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए उस टाइम पे कोई लॉ नहीं था, तो ये गैट की एक लिमिटेशन हो गई। गैट डील्ड विथ ट्रेड इन गुड, गैट सिर्फ गुड्स के ट्रेडिंग को डील करता था। बट बाय 1980s डेवलप्ड कंट्रीज स्टार्टेड हैविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन ट्रेड इन सर्विसेज। लेकिन 1980 के टाइम पे डेवलप्ड कंट्रीज के पास एक और चीज थी ट्रेड करने के लिए, उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था ट्रेड इन सर्विसेज का। मतलब वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मार्केट में गेन कर सकते थे अगर उनके सर्विसेज को ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती। तो इससे पहले सिर्फ गुड को एक जगह से दूसरे जगह पे लिया जा सकता था, सर्विसेज का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के पास कुछ तो नया था जो उनको ट्रेड करना था, जो कि थी सर्विसेज। तो सर्विसेज को ट्रेड करने की बात उन्होंने की डेवलप्ड कंट्रीज ने। बाय 1980s डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्टेड परसुइंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ। डेवलपिंग कंट्रीज ने नया ट्रिक यूज किया कि एक्सपोर्ट करो जितना ज्यादा से ज्यादा, जो ट्रेड वॉर से पहले की कंडीशन थी, जो यूनाइटेड स्टेट ने अपनाई थी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ट्रेड करो, एक्सपोर्ट करो और इंपोर्ट ना करो, इंपोर्ट को रिस्ट्रेन कर दो। वही चीज अभी डेवलपिंग कंट्रीज ने भी करना स्टार्ट कर दिया था कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एक्सपोर्ट करो। विद दीज न्यू डिमांड्स इट वाज क्लियर दैट द एजेंडा ऑफ
GATT was to expand well beyond the traditional issues area of tariff on goods. इन सारे डिमांड से ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि जो GATT है इसका एक्सपेंशन बहुत जरूरी है, इसको अपडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडिशनल इश्यूज को डील करता था, सिर्फ टैरिफ बैरियर्स के बारे में बात करता था। तो GATT जो वर्क करता था, GATT की जो फंक्शनिंग होती थी डिफरेंट ट्रेड राउंड में होती थी। तो GATT में कुल 8 ट्रेड राउंड हुए थे। तो GATT के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि जब भी जिस भी कंट्री को ट्रेड से रिलेटेड कोई इश्यू आया, उसने GATT वालों को कांटेक्ट किया कि हमें मीटिंग करनी है, और तब भी मीटिंग हो जाती थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी डेफिनेट इंटरवल नहीं है, जब भी जिस कंट्री को भी प्रॉब्लम लगा, जहां भी प्रॉब्लम अराइज हुआ, उसको सॉल्व करने के लिए लोगों ने मीटिंग कर ली। तो यहाँ पे इसीलिए फिक्स पीरियड नहीं दिख रहा होगा हमको। तो फर्स्ट राउंड हुआ था अनेसी राउंड, देन टोक्यो राउंड, जिनेवा राउंड, डीलोन राउंड, केनेडी राउंड, देन टोक्यो राउंड एंड देन उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड का जो कॉन्सेप्ट था, इसी में WTO लाया गया, जो लास्ट है। उरुग्वे राउंड का कॉन्सेप्ट क्या है? उरुग्वे राउंड में ग्रैंड बार्गेनिंग की बात की गई। पहले तो देख लेते हैं उरुग्वे राउंड होता क्या है। उरुग्वे राउंड 1986 से लेकर 1994 तक के बीच में हुआ था। इसमें कौन कौन सी चीजें थी? इसमें टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर को लाने की बात, और क्रिएशन ऑफ WTO की बात की गई। मतलब इसमें तो बात की गई कि टैरिफ के अलावा नॉन टैरिफ मेजर्स को भी इंक्लूड करो, देन सर्विसेज को भी इंक्लूड करना है, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी अपना एक पोजीशन होगा हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होगी, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर को भी इंक्लूड किया जाएगा, और इसी को अमेंड करके WTO बनाने का सुझाव दिया। इसमें कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? उरुग्वे राउंड में 128 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, और इसका आउटकम जो था वो था कि WTO का फॉर्मेशन किया जाए। तो देख लेते हैं WTO का जो फॉर्मेशन हुआ था उसमें ग्रैंड बार्गेनिंग हुई थी। ग्रैंड बार्गेनिंग किसके किसके बीच में हुई थी? ग्रैंड बार्गेनिंग डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में हुई थी। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला कि हम तुम्हारे एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को अपने वर्ल्ड ट्रेड में इंक्लूड कर लेंगे, ट्रेड में जगह दे देंगे, मतलब यू आर फ्री टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। डेवलपिंग कंट्रीज ने अग्री कर लिया कि ठीक है, यू हैव टू ऐड सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू, तो सो वी विल एक्सेप्ट दिस एजेंडा कि आप सर्विसेज को भी अब ट्रेड करो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी ट्रेड करो, उसका भी एग्जिस्टेंस हो। तो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया इंक्लूजन ऑफ सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और डेवलप्ड कंट्रीज ने इंक्लूड कर दिया ट्रेड इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड इन टेक्सटाइल। तो इसी को हम ग्रैंड बार्गेनिंग कहते हैं। ग्रैंड बार्गेनिंग किसके किसके बीच हुई? डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में हुई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपने नेक्स्ट क्लास में हम WTO के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उरुग्वे राउंड का जो फाउंडेशन हुआ था वो GATT के लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए किया गया था। तो उरुग्वे राउंड का जो आउटकम आया वो WTO आया, जिसमें टैरिफ बैरियर्स के अलावा नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी इंक्लूड करने की बात की गई, सर्विसेज को इंक्लूड करने की बात की गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आई, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी आई, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर को इंक्लूड किया गया, और इन सब को अपडेट करके WTO के फॉर्मेशन की बात की गई। आगे के वीडियो में हम देखेंगे WTO, उसके प्रिंसिपल्स, उसके अग्रीमेंट्स, उसका रोल क्या है। तो देख लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट डज GATT मीन्स? GATT का मतलब क्या है? जनरल एवरेज ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और जनरल एवरेज ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। So our right answer is general agreement on tariff and trade. That's all for today. Thank you for watching. If you haven't subscribed Commerce and Management Mantra yet, please do like, share and subscribe it, and feel free to ask if you have any query. Have a good day ahead.